नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आरंभ एजुकेशन एम्पावरिंग एस्पिरेंट्स। देखिए, आज की वीडियो में हम लोग छत्तीसगढ़ और आजीविका इन दोनों सब्जेक्ट से संबंधित बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू कवर करने वाले हैं। तो आप लोग को मैं इन्फॉर्म कर दूं कि आजीविका जो नए स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बता रहा हूं कि आजीविका में हमारी सीरीज़ चल रही है, पूरी वीडियो सीरीज़, जिसमें हम लोगों ने लगभग 14-15 से ज़्यादा वीडियो जो है वो हम लोग अपलोड कर चुके हैं और काफ़ी टॉपिक्स मैंने डिटेल में कवर करवा चुके हैं। तो अगर आप लोग वो वीडियो नहीं देखे हैं तो वीडियो जाकर आप लोग प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, जो नए स्टूडेंट्स हैं वो, ठीक है। और छत्तीसगढ़ का हम लोगों ने ज्योग्राफी वाला पोर्शन जो है वो मैंने डिटेल में कवर किया है। इसके अलावा और भी एमसीक्यू अपलोड हैं, करंट अफेयर्स भी हम लोगों ने कवर किया है, कॉन्स्टिट्यूशन भी हम लोगों ने पूरा कवर किया है। तो आप लोग अगर वो वीडियो देखना चाहते हैं, ग्रामीण विकास पूरा 30 लेक्चर में अपन लोगों ने डिटेल में कवर किया, तो आप लोग वो वीडियो देखना चाहते हैं तो जाकर देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। आज के वीडियो में हम लोग छत्तीसगढ़ के इतिहास का जो एमसीक्यू है वो करेंगे, क्योंकि आपका जो एडीओ का पेपर है उसमें छत्तीसगढ़ का इतिहास बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। जब आएगा पेपर तो 12 और 17 दोनों में ही आया हुआ है। और देखिए, छत्तीसगढ़ में जो क्वेश्चन आता है वो पैटर्न यही रहता है। छत्तीसगढ़ अगर आया तो मैक्सिमम क्वेश्चन छत्तीसगढ़ के इतिहास से पूछे जाते हैं। उसके बाद सेकेंड नंबर में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आर्ट एंड कल्चर से पूछे जाते हैं, जनजाति, और उसके बाद फिर संस्कृति, कला एवं संस्कृति से पूछे जाते हैं। और उसके बाद थर्ड नंबर पर आता है छत्तीसगढ़ ज्योग्राफी। तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो पूछा जाएगा वो छत्तीसगढ़ के इतिहास से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आप लोगों को छत्तीसगढ़ के इतिहास को डिटेल में अच्छे से कवर करना है। तो उसी से रिलेटेड मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर लेके आया हूँ। कथन कारण वाले क्वेश्चन है, जिससे एक सवाल में आपको मेरे पढ़ाने का तरीका आपको पता है, एमसीक्यू कैसे पढ़ाता हूँ मैं, एक सवाल के अंदर ही बहुत सारे सवाल बता देता हूँ। तो यहाँ पर जितने भी सवाल मैंने लिए हैं, जैसे कि 15 सवाल लिए हैं, तो आप लोगों को 25 से 30 फैक्ट मैं यहाँ पर कवर करवाऊँगा जो बहुत सारे पेपर में आए हुए हैं, ठीक है। तो आप लोग जुड़े रहिए। आप लोगों को नीचे लाइव कमेंट आप लोग का ऑन रहेगा, तो आप लोग को उस पर आंसर देते जाना है, ठीक है। और दूसरा चीज़, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है कि आप लोग को क्वेश्चन का लेवल कैसा लगा। वो आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। और भी आपको एमसीक्यू सीरीज़ चाहिए तो ये एमसीक्यू कैसा लगा आप लोगों को, ये दो चीज़ आप लोगों को करना है। और उसके अलावा क्या करना है, लाइक करना है वीडियो को, सब्सक्राइब करना है चैनल को, और अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले। और इसमें बहुत एफर्ट डालना पड़ता है क्वेश्चन बनाने के लिए। तो कुछ क्वेश्चन जो है वो मैंने बनाए हुए, कुछ क्वेश्चन आज जो है पूरा फोकस जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर रहेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग सपोर्ट करते रहेंगे, वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, ठीक है। तो आज की वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अपन। इस राज्य में मराठा शासन की सूबा व्यवस्था के अंतर्गत प्रथम सूबेदार कौन था? पहला सूबेदार के बारे में बात कर रहा है। तो सबसे पहले तो सूबा शासन को शुरुआत करने वाला मराठा शासक कौन था? तो सबसे पहला क्वेश्चन तो यही आता है, उसका नाम था व्यंकोजी भोसला। कौन था? व्यंकोजी भोसला। व्यंकोजी भोसला को कौन सी उपाधि दी थी, ये क्वेश्चन भी आया हुआ है। तो व्यंकोजी भोसला को मिली थी धुरंधर की उपाधि, धुरंधर की उपाधि दी गई थी, ठीक है। तो अब क्या पूछा है, सूबा शासन के अंतर्गत प्रथम सूबेदार। अब व्यंकोजी भोसला ने क्या किया, व्यंकोजी भोसला रहते थे नागपुर में। कहाँ? नागपुर में शासन कर रहे थे। और नागपुर से ये छत्तीसगढ़ नहीं आते थे। उन्होंने यहाँ पर सूबेदार नियुक्त करने की प्रथा चलाई और यहाँ पर कई सारे सूबेदार नियुक्त किए। तो सबसे पहले सूबेदार कौन था? तो महिपाल देव, ठीक है। ये महिपत राव जो था वो सबसे पहला सूबेदार था। अब इसमें क्या पूछा है, प्रथम सूबेदार कौन था? तो महिपत राव क्या था? प्रथम सूबेदार था। उसके बाद विट्ठल राव दिनकर दूसरे नंबर का सूबेदार था, है ना। फिर उसके बाद तीसरे नंबर का सूबेदार कौन था? तीसरे नंबर का भवानी कालू। चौथे नंबर का केशव गोविंद। पांचवें नंबर का बीकाजी गोपाल। फिर उसके बाद ये फिफ्थ नंबर का था, ठीक है। बीकाजी गोपाल था फिफ्थ नंबर का। फिर उसके बाद सखाराम सीताराम और यादवराव दिवाकर। तो यहाँ पर क्या ध्यान रखना है आपको, महिपत राव फर्स्ट था। इसके समय कौन आया था? फॉरेस्टर। छत्तीसगढ़ कौन सा यात्री जो था वो छत्तीसगढ़ आया था, कौन सा यात्री? तो फॉरेस्टर छत्तीसगढ़ आया था, ये क्वेश्चन आ चुका है। और मिस्टर लेंकी, ठीक है, ये इसी के समय छत्तीसगढ़ आए थे, फॉरेस्टर। उसके बाद विट्ठल राव दिनकर, इसको परगना व्यवस्था का जन्मदाता कहा जाता है, परगना व्यवस्था। और परगना व्यवस्था का सूत्रधार किसे कहा जाता है? बिम्बाजी भोसले को कहा जाता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि परगना व्यवस्था लाने का सबसे पहले उन्हीं के दिमाग में आया था। तो परगना व्यवस्था का जन्मदाता अगर कहीं बोलेगा तो आएगा बिम्बाजी भोसला, लेकिन परगना व्यवस्था की शुरुआत किसने की थी आएगा तो आएगा विट्ठल राव दिनकर ने की थी, ठीक है। और केशव गोविंद के बारे में,
ठीक है। उसके बाद ध्यान रखना, फर्स्ट हो गया महिपतराव दिनकर, उसके बाद बीकाजी गोपाल। ये बीकाजी गोपाल क्यों फेमस है? क्योंकि इनके समय पिंडारी आक्रमण हुआ था। ये क्वेश्चन भी पूछ चुका है, पिंडारी आक्रमण, इनके समय पिंडारी आक्रमण हुआ था, ठीक है। और भवानी कालू सबसे कम समय तक का सूबेदार था, सबसे कम समय तक मराठा सूबेदार कौन? भवानी कालू। जितना क्वेश्चन बोल रहा हूँ सब क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। उसके बाद विट्ठलराव दिनकर आया, तो विट्ठलराव दिनकर के समय कौन छत्तीसगढ़ आया? कैप्टन ब्लंट। ये इसको मिटा रहा हूँ, ठीक है। विट्ठलराव दिनकर के समय कौन छत्तीसगढ़ आया? कैप्टन ब्लंट, है ना। उसके बाद केशव गोविंद, केशव गोविंद आया। केशव गोविंद सबसे अधिक समय तक, सबसे अधिक समय तक मराठा सूबेदार, और सबसे कम समय तक बीकाजी गोपाल। भवानी कालू था, भवानी कालू सबसे कम समय तक, और सबसे अधिक समय तक केशव गोविंद, ठीक है। तो इन चारों से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और अंतिम सूबेदार भी याद रखना। पहला कौन था? महिपतराव दिनकर। अंतिम कौन था? सखाराम सीताराम और यादवराव दिवाकर। यादवराव दिवाकर जो था वो अंतिम सूबेदार था। तो इतना सारा फैक्ट मैं एक ही क्वेश्चन में कवर करवा दिया। देखो आपको कम से कम मैं 8 से 9 फैक्ट बताया हूँ, तो आप लोग पूरी चीज़ों को याद रखेंगे। जितना भी बताया हूँ सब पेपर में आ चुका है। मैं रिपीट कर रहा हूँ, हर क्वेश्चन जो मैं बताया हूँ वो पेपर में आ चुका है, इंपॉर्टेंट है, और 2-2 से 3-3 बार आया है, 2-3 बार आया है। तो आपको मैं जो जो बताते जा रहा हूँ अदर फैक्ट भी, वो भी आप लोग को इसके साथ साथ तैयारी करते चलिए, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? इसका आंसर आ जाएगा सी, महिपतराव दिनकर, प्रथम सूबेदार। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी छत्तीसगढ़ में मराठा शासनकाल का कर और उसका अर्थ सुमेलित नहीं है? क्या लिखा है? सुमेलित नहीं है। तो इसको क्या डालते हैं अपन? ऐसा, ठीक। पूछा है सुमेलित नहीं है। मराठा काल में शासन और उनका कर, टैक्स कौन सा लिया जाता था उसमें, वो सुमेलित, कौन सा सुमेलित नहीं है लिखा है। तो यहाँ पर देखो आप लोग, टकोली, जमींदारों से लिया जाने वाला वार्षिक नजराना, ये ठीक है, ये वार्षिक कर था, वार्षिक कर, क्या बोलते थे इसको? वार्षिक कर, ठीक है, टकोली कहते थे उसको। दूसरा सायर, वस्तुओं के बिक्री पर लिया जाने वाला कर, ठीक है। तो ये निर्यात, आयात निर्यात कर था, आयात, इसी को आयात निर्यात कर भी कहते थे, बिल्कुल सही है। हम लोग को गलत चीज़ बताना है ना, आयात निर्यात कर। पंडरी, गैर कृषक से ले जाने वाला कर, ये बिल्कुल सही है। सेवई, अर्थदंड या जुर्माने की राशि, ठीक है, ये भी सही है। छोटे छोटे, है ना, मतलब सेवई जो रहता है जुर्माने की राशि थी, ठीक है, ये फाइन होता था, ठीक। और तराई, सिंचाई पर लिया जाने वाला कर, तराई टाइप का कोई कर जो था वो नहीं लिया जाता था। तो इसमें पूछा क्या है, कौन सा कर, कौन सा सुमेलित नहीं है पूछा है, तो आंसर आ जाएगा क्या? ई, तराई, ये सुमेलित नहीं है। बाकी 3 तरीके का जो कर था, ठीक है, ये सुमेलित नहीं है, हम लोग का आंसर हो गया। बाकी ये सही है, ये सही है, ये सही है और ये सही है, ठीक है। तो ये 5 प्रकार का कर जो था वहाँ पर लिया जाता था, ठीक। तो ये ध्यान रखना आप। नेक्स्ट देखते हैं। निम्न कथन को पढ़िए। समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में छत्तीसगढ़ को कोसल कहा गया है, ठीक है। अब इसमें सही कौन सा है वो बताना है हम लोग को, ठीक है। समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में छत्तीसगढ़ को कोसल कहा गया है। दूसरा, समुद्रगुप्त ने अपने दक्षिण भारत अभियान में कोसल के राजा महेंद्र को पराजित किया था। तीसरा, उसने इस राज्य को अपने साम्राज्य में सम्मिलित कर लिया था। ऑप्शन है 1, 2, 3 सही है, 1, 2 सही है, 2, 3 सही है, 1 और 3 सही है और केवल 1 सही है। बताओ क्या होगा आंसर? समुद्रगुप्त कौन था? समुद्रगुप्त जो था वो कौन से वंश का शासन था? तो गुप्त वंश का शासक था, ठीक है। समुद्रगुप्त जो था, समुद्रगुप्त को क्या कहा जाता था? समुद्रगुप्त ने एक नीति चलाई थी जिसका नाम था ग्रहण मोक्षानुग्रह। ये पूछ चुका है ना, इंडियन हिस्ट्री का पोर्शन है। ग्रहण मोक्षानुग्रह, इसकी नीति चलाई थी। मतलब ये किससे मिलके बना है? ग्रहण, मोक्ष और अनुग्रह, ये 3 नीति चलाई थी। ग्रहण, समुद्रगुप्त ने अपनी सेना को लेकर समस्त दक्षिण भारत पर आक्रमण किया था, ठीक है। पूरा ठीक है, 100 युद्धों का विजेता माना जाता है समुद्रगुप्त को। क्या क्या कहा जाता है? 100 युद्धों का विजेता माना जाता है। इसके अतिरिक्त समुद्रगुप्त के बारे में पहले बता देता हूँ आपको। समुद्रगुप्त 100 युद्धों का विजेता माना जाता है, ये क्वेश्चन भी पूछ चुका है। और ये, इसको कविताओं में बहुत इंटरेस्ट था। कविराज की उपाधि से सम्मानित किया गया है। इसको क्या कहा जाता है? कविराज की उपाधि से सम्मानित किया गया है, ठीक। तो इसने क्या किया था, जब दक्षिण भारत अभियान के दौरान, इसने क्या किया था, दक्षिण भारत अभियान के दौरान क्या किया था? कोसल के राजा महेंद्र, इस समय जब दक्षिण भारत में ये आक्रमण करने के लिए आया तो इस समय कोसल के राजा महेंद्र थे, ठीक है। तो जो कोसल था मतलब नॉर्थ छत्तीसगढ़, उसके राजा कौन थे? महेंद्र। और तो समुद्रगुप्त जब छत्तीसगढ़ पर आक्रमण करने के लिए आया, ठीक है, तो ऊपर छत्तीसगढ़ में
किसका शासन था? वाकटक वंशी शासकों का शासन था, वाकटक वंश। और नीचे जो दक्षिण छत्तीसगढ़ है, बस्तर संभाग, वहाँ पर किसका शासन था? नलवंशियों। दक्षिण छत्तीसगढ़ में किसका शासन था? नल वंश का शासन था। तो ये वाकटक वंश का शासक था महेंद्र, है ना, और नल वंश का शासक था व्याघ्रराज, व्याघ्रराज। तो जब समुद्रगुप्त आक्रमण करने के लिए आया तो उसने उत्तरी छत्तीसगढ़ के वाकटक वंशी शासक महेंद्र को पराजित किया और दक्षिणी छत्तीसगढ़ के किसको पराजित किया? व्याघ्रराज को पराजित किया। ठीक है, तो महेंद्र और व्याघ्रराज दोनों को समुद्रगुप्त ने क्या किया था? पराजित किया था। और इसका उल्लेख किसमें है? प्रयाग प्रशस्ति, समुद्रगुप्त हरिसेन। इस प्रयाग प्रशस्ति के रचयिता कौन? हरिसेन, हरिसेन द्वारा रचित प्रयाग प्रशस्ति में उसका उल्लेख है। ठीक है, तो समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में छत्तीसगढ़ को कोसल कहा गया, ये बिल्कुल सही है। दूसरा, समुद्रगुप्त ने अपने दक्षिण भारत में कोसल के राजा महेंद्र को पराजित किया था, मैं तो आपको बता ही दिया, बिल्कुल सही है। और तीसरा, उसने इस राज्य को अपने साम्राज्य में सम्मिलित कर लिया था। सम्मिलित नहीं करेगा, क्यों? क्योंकि मैं क्या बताया हूं, इसकी नीति क्या है? ग्रहण, मोक्ष और अनुग्रह। तो ग्रहण का मतलब क्या? इसको क्या करना? मतलब कि जीत लेना। ठीक है, जीतना, ग्रहण कर लेना मतलब हथिया लेना। दूसरा, मोक्ष मतलब छोड़ देना, आज़ाद कर देना। और तीसरा, अनुग्रह मतलब साम्राज्य वापस कर देना, साम्राज्य वापसी। ये क्या करता था? जीत लेता था, अपने अधीन कर लेता था किसी भी साम्राज्य को, उसके बाद उसको छोड़ देता था और क्या कर लेता था? अपने अधीन कर लेता था, मतलब टैक्स वगैरह देना पड़ेगा, लेकिन वहाँ पर शासन नहीं करता था, आगे बढ़ जाता था। इसको युद्ध को जीतना था। पूरे दक्षिण भारत में इसी चीज़ को लेके, अपनी इसी मेंटालिटी को लेके समुद्रगुप्त ने दक्षिण भारत को जीता था पूरा। तो अनुग्रह मतलब साम्राज्य को वापस कर देता था। इसलिए थर्ड क्या हो जाएगा? साम्राज्य में सम्मिलित कर लिया। उसने इस राज्य को अपने राज्य में सम्मिलित कर लिया नहीं, उसने इस राज्य को अपने राज्य में सम्मिलित नहीं किया। वो क्या करता था? सिर्फ क्या करता था? उसको मतलब सम्मिलित नहीं करता था, अपने मिलाता नहीं था, उसको स्वतंत्र रूप से रहने देता था, सिर्फ टैक्स लेता था। तो पहला और दूसरा सही हो जाएगा, तीसरा गलत हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 1 और 2 सही है। ठीक है, मैं पूरा आप लोग को डिटेल में समुद्रगुप्त के बारे में पहले बताया, फिर कैसे कैसे वो आक्रमण किया उसको बताया, प्रयाग प्रशस्ति किसके रचयिता है उसको भी ध्यान रखना, ये सब चीज़ याद रखना। A और B इसका आंसर सही होगा। ठीक, समझ गए ना? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो, आसानी से मैं भी क्वेश्चन को 25 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन सॉल्व करा सकता हूँ आपको। बस क्वेश्चन दिखाते रहूँगा, 4 ऑप्शन रहेगा, A B C, बस यही बताते रहूँगा जो सही आंसर है उसको। लेकिन उससे आप लोग का फायदा होगा क्या? नहीं होगा। सस्ता काम मत किया करो, सस्ता काम मैं करवाना नहीं चाहता। सस्ता काम इन द सेंस टीचिंग के साथ इनजस्टिस नहीं कर सकता मैं। मेरे को तो पता रहेगा ना उसमें आप लोग का कोई फायदा नहीं है करके। मैं आपको जब तक मेरे पास पढ़ने आए हो, तो आप लोग को जब तक मैं डीप में नॉलेज ना दूं, एक एक चीज़ को आपको समझाऊं नहीं, तब तक उसमें मेरे पढ़ाने का क्या मतलब होगा? फिर वो तो आप खुद भी कर सकते हो, ABCD लगाना रहेगा तो। ठीक है ना? तो मैं जो क्वेश्चन कलेक्ट करके लाया हूं, वो क्वेश्चन से मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है पहली, तो ये इंपॉर्टेंट है इसलिए लाया हूं। इसके थ्रू मैं आपको एक एक क्वेश्चन में 10-10 फैक्ट बता सकता हूं, इतनी कैपेबिलिटी है, इसलिए लाया हूं। ठीक, तो मेरे जो पढ़ाने का टेक्निक है MCQ सॉल्व कराने का, वो थोड़ा सा अलग है। क्वेश्चन का नंबर आपको कम दिखेगा, 10 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन दिखेंगे, लेकिन उसके अंदर आपको 30 फैक्ट 40 फैक्ट जानने के लिए मिलेगा, बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा, बहुत कुछ नई जानकारी मिलेगी। तो इस तरीके से मैं MCQ पढ़ाता हूँ। आप लोग कोशिश करिएगा थोड़ा सा इंटरेक्टिव सेशन रखने का, सपोर्ट करिए और चैनल को लाइक करिए। ठीक, निम्न कथन को पढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नागपुर के राजा रघुजी भोसला के सेनापति भास्कर पंत ने रतनपुर पर आक्रमण किया। दूसरा क्या है? रतनपुर राज्य की सेना ने मराठों से युद्ध किया। तीसरा क्या है? रतनपुर का राजा युद्ध करते समय मारा गया। अब इसमें सही उत्तर हम लोग को चुनना है। देखो, मैं आपको इसका स्टोरी बताता हूँ, उसके बाद आप लोग खुद फैसला कर लोगे कि क्या है। भोसले जो थे, भोसले, उनका शासन था नागपुर। तो नागपुर में किसका शासन जब था? रघुजी प्रथम। ठीक है, रघुजी प्रथम के सेनापति कौन थे? भास्कर पंत। कौन थे? भास्कर पंत। इसको भी पूछता है, ठीक है, क्योंकि इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। 1741 में इन्होंने 1741 में भास्कर पंत क्या जा रहे थे? उड़ीसा जा रहे थे। भास्कर पंत कहाँ जा रहे थे? 1741 में उड़ीसा जा रहे थे। उड़ीसा पर आक्रमण करने के लिए जा रहे थे। तो जब आप नागपुर से उड़ीसा जाओगे तो बीच में छत्तीसगढ़ तो पड़ेगा ही, और छत्तीसगढ़ उस समय धान के लिए उस समय भी बहुत शानदार होता था। जो अपने फसल उत्पादन के लिए, अनाज की परिपूर्णता के लिए छत्तीसगढ़ बहुत समय भी प्रचलित था। तो जब
भास्कर पंत उड़ीसा पर आक्रमण के लिए जा रहे थे तो उनको खाने पीने की, उनके सेना को खाने पीने और रख रखाव की ज़रूरत पड़ी। ठीक है, तो रघुजी प्रथम ने क्या किया, यहाँ पर रघुनाथ सिंह का शासन था, कलचुरी वंश का शासक था रघुनाथ सिंह। तो रघुनाथ सिंह को पत्र लिखा। तो रघुनाथ सिंह का पुत्र उस समय मृत्यु हुई थी, रघुनाथ सिंह के पुत्र की। तो रघुनाथ सिंह क्या था, पुत्र वियोग में दुखी था, मतलब पुत्र के कारण दुखी था अपने रघुनाथ सिंह। तो अब उसके बाद जब रघुजी प्रथम ने रघुनाथ सिंह को पत्र लिखा तो रघुनाथ सिंह ने उसका कोई रिप्लाई नहीं दिया। तब रघुजी प्रथम ने भास्कर पंत को आदेश दे दिया कि वहाँ पर आक्रमण करो और आक्रमण करके जीतो, और जीत के वहाँ पर का जो पूरा धन है और जो पूरा आपका अपना मराठा साम्राज्य के अधीन करो उसको, और अधीन करने के बाद उसको क्या करो, वहाँ पर आपका अनाज वनाज को सब ले लो और खाओ पियो। ये बोला कौन, रघुजी प्रथम रघुनाथ सिंह को, भास्कर पंत को। तो भास्कर पंत ने क्या किया, रघुनाथ सिंह पर आक्रमण कर दिया। अब जब आक्रमण किया तो रघुनाथ सिंह पुत्र वियोग में दुखी था, है ना, तो उसने क्या किया, रिप्लाई नहीं दिया, कोई मतलब कि लड़ाई वगैरह नहीं किया, और पूरा शासन जो था वो भास्कर पंत को सौंप दिया। तो यहाँ पर अब जब मैं स्टोरी बताया हूँ आपको, वहाँ पर से तीनों ऑप्शन सॉल्व हो जाएगा। अब सॉल्व करके देखो। नागपुर के राजा रघुजी भोसला के सेनापति भास्कर पंत ने रतनपुर आक्रमण किया। आप खुद आंसर दे लोगे, फर्स्ट सही है। रतनपुर राज्य की सेना मराठों से युद्ध किया। कहाँ युद्ध किया, रघुनाथ सिंह ने तो क्या था, रघुनाथ सिंह पुत्र वियोग में दुखी था, उसने युद्ध ही नहीं किया, तो ये गलत हो जाएगा। तीसरा, रतनपुर का राजा युद्ध करते समय मारा गया, नहीं मारा गया था। रघुनाथ सिंह की मृत्यु देखो ये युद्ध हुआ था 1741 में, सन भी याद रखना ना, ये क्वेश्चन आ चुका, एक क्वेश्चन। इसका सेनापति कौन था, 2 क्वेश्चन। लास्ट अंतिम शासक कौन था, 3 क्वेश्चन। रघुनाथ सिंह कलचुरी शासन का अंतिम शासक था। तो 1745 में, और रघुनाथ सिंह की मृत्यु कब हुई थी ये भी पूछा था एक बार। तो 1741 में भास्कर पंत ने आक्रमण किया था, जब रघुनाथ सिंह ने उसको सत्ता सौंप दी थी। उसके बाद 1745 में रघुनाथ सिंह की मृत्यु हुई थी, स्वाभाविक मृत्यु थी, कोई मारा नहीं गया था, खुद से मृत्यु हो गई थी उसकी। तो युद्ध करते समय मारा गया था, ये तो गलत ऑप्शन है। तो क्या आएगा, ठीक है, तो इसमें आ जाएगा सही क्या है, केवल एक सही है, केवल एक सही है। ठीक है, इसमें सही क्या है पूछा है। अब वो अंतिम शासक अगर पूछेगा ना, अंतिम शासक तो कौन था, रघुनाथ सिंह था, रघुनाथ सिंह। अच्छा, एक और याद रखना, सबसे सर्वाधिक समय तक छत्तीसगढ़ में शासन करने वाला जो राजवंश था वो कौन था, कलचुरी था। सबसे ज़्यादा समय तक शासन किया था, लगभग कब तक शासन किया था इन्होंने, हजार से 1741 ईस्वी तक शासन किया था। ठीक है, तो ये सब चीज़ें भी इसके साथ साथ आपको याद रखनी है डिटेल में। ठीक है, 5वां क्वेश्चन, 1870 से 1900 तक रायपुर जिले में निम्न में से कौन से संगठन स्थापित हुए, लिटरेरी एंड साइंटिफिक एसोसिएशन, दूसरा मालिनी रीडिंग क्लब, तीसरा छत्तीसगढ़ बाल समाज, और चौथा कवि समाज। तो ये चारों ही स्थापित हुए थे। ठीक है, आंसर दो आप लोग, क्या आएगा, 1 2 3 2 3 4 1 2 4 1 3 4 1 2 3 4। ठीक, तो आंसर दो आप लोग। अब इसमें देखो क्या, लिटरेरी एंड साइंटिफिक एसोसिएशन ये तो स्थापित हुआ ही था, मालिनी रीडिंग क्लब ये भी स्थापित हुआ था, छत्तीसगढ़ बाल समाज ये भी स्थापित हुआ था। ये जो मालिनी रीडिंग क्लब है वो 1899 में स्थापित हुआ था। छत्तीसगढ़ बाल समाज है ना, छत्तीसगढ़ बाल समाज जो था वो हुआ था 1870। ठीक है, लाइब्रेरी एंड साइंटिफिक, ये लिटरेरी या लाइब्रेरी एंड साइंटिफिक एसोसिएशन कहते हैं इसको, ये भी 1870 में गठन हुआ था इसका। ठीक है, अब ये तीनों याद रखना। और 1870 में क्या क्या गठन हुआ था इसको और देख लेते हैं अपन। 1870 में और क्या क्या गठन हुआ था, तो एक कवि समाज है ना, तो कवि समाज का गठन कब हुआ था, ये 1899 में गठित हुआ था, 1899। थोड़ा सा इससे फैक्ट संबंधित इससे और देख लेते हैं। ठीक है, 1870 में और भी संगठन स्थापित हुए थे। पहला बुद्धि प्रकाश सभा, दूसरा रीडिंग क्लब जो बता चुका हूँ, ये मालिनी रीडिंग क्लब, और तीसरा नागपुर रेलवे इंस्टीट्यूट। ठीक, तो इसको कैसे याद रख सकते हो, पहला पहला याद रखे रहना, बूरीना ऐसा याद रखोगे तो याद हो जाएगा, पहला पहला वर्ड। ठीक है ना, तो ये तीनों ही स्थापित हुआ था यहाँ पर। ये कवि समाज की स्थापना राजिम में हुई थी 1899 में, ये राजिम, इसको भी याद रखना। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ई 1 2 3 4। क्लियर, समझ में आ रहा है ना। कलचुरी राज्य के प्रसिद्ध सेनापति कौन थे, जगपाल देव, जगत देव मतलब जगदेव, तख्त सिंह और बलदेव राम, कौन थे बताओ। आ जाएगा जगपाल देव। जगपाल देव क्यों आएगा, जगपाल देव किसके सेनापति थे, पृथ्वीदेव द्वितीय के सेनापति थे। जगपाल देव क्यों फेमस थे, क्योंकि ये 3 राजाओं के सेनापति थे। किसके किसके, 3 राजा। ठीक है, कौन कौन थे 3 राजा,
जाजलदेव प्रथम, रत्नदेव द्वितीय और पृथ्वीदेव द्वितीय। अब ये काबिल रहे होंगे तब ना, तीनों के सेनापति थे ये, जाजलदेव प्रथम, रत्नदेव द्वितीय और पृथ्वीदेव द्वितीय, तीनों के ये सेनापति थे तीनों के काल में। ठीक, और इसके बाद इन्होंने और क्या क्या करवाया था? जगपाल देव इनका नाम था। इसने सेनापति पृथ्वीदेव द्वितीय के सेनापति थे। ठीक है, पृथ्वीदेव द्वितीय के सेनापति थे और इसने जगपाल देव ने कांकेर यानी काकरा जिसको पहले कहते थे प्राचीन नाम, और भ्रमरकोट यानी बस्तर को जीता था, है ना। और क्या था? जगपाल देव ने तीनों राजाओं पर शासन किया था, ये तो पता ही है आपको। और जगपाल देव ने जगपालपुर नामक शहर बसाया था जिसे जगदलपुर कहा जाता है। ठीक है, तो जगपाल देव ने क्या किया था? जगपालपुर नामक शहर बसाया था जिसे जगदलपुर कहा जाता है। इसके अलावा जगपाल देव ने क्या करवाया था? राजीव लोचन मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था। ठीक, मोस्ट इंपॉर्टेंट, राजीव लोचन मंदिर, राजीव लोचन मंदिर कहाँ स्थित है? राजीव लोचन मंदिर, राजीव लोचन मंदिर कहाँ स्थित है? राजिम में स्थित है। ठीक है, जिसका निर्माण किसने कराया था? विलासतुंग ने करवाया था। विलासतुंग कौन सा वंश का शासक था? नल वंश का शासक था। ठीक है, नल वंशी शासक विलासतुंग ने क्या करवाया था? राजिम में राजीव लोचन मंदिर का निर्माण करवाया था। राजीव लोचन मंदिर में क्या है? काले रंग की विष्णु भगवान की प्रतिमा है। पूछ चुका है इसको, काले रंग का विष्णु भगवान का प्रतिमा है। और इसको क्या कहा जाता है? पंचकोशी तीर्थ कहा जाता है। छत्तीसगढ़ का पंचकोशी तीर्थ कहा जाता है। और राजीव लोचन मंदिर क्यों प्रसिद्ध है? पीड़िया का प्रसाद मिलता है वहाँ। पीड़िया खाए हैं ना आप लोग? पीड़िया का प्रसाद मिलता है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी पूछ चुका है। और पंचकोशी क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये कमल के फूल के समान ऐसा 5 कोस पे वो निर्मित है। 5 ऐसा 1 2 3 4 5 है ना, तो ये इस तरीके से हर ऐसा पंचकोशी। ठीक है, ऐसा कमल फूल के समान 5 जगह पे मंदिर है वहाँ, इस टाइप का आप लोग देखे होंगे। ठीक है, और काले रंग के विष्णु की प्रतिमा, ये तो मैं बता ही दिया। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आप लोग याद रखेंगे तो ऑप्शन आ जाएगा ए। सेनापति कौन था? जगपाल देव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रायपुर में रतनपुर के कलचुरी शाखा का प्रथम शासक कौन था? अब क्या पूछा है यहाँ पर? रायपुर में रतनपुर के कलचुरी शाखा का प्रथम शासक कौन था? तो रायपुर शहर को बसाया था किसने? रामचंद्र देव ने। रामचंद्र देव ने, रामचंद्र देव ने। ठीक है, वो रामचंद्र देव के पुत्र का नाम क्या था? ब्रह्मदेव राय। ब्रह्मदेव राय। अब इसका नाम क्या था? ब्रह्मदेव राय। तो इसी के नाम पर अब रामचंद्र देव ने अपने पुत्र ब्रह्मदेव राय के नाम पर क्या किया? अब एक शहर बसाया जिसका नाम क्या रखा? रायपुर रखा। ठीक है, और उसके बाद ब्रह्मदेव राय जब आए तो इसको अपनी राजधानी बना लिया। ठीक है, तो अब क्या पूछ रहा है? रायपुर में रतनपुर के कलचुरी शाखा का प्रथम शासक कौन था? तो रायपुर में प्रथम शासक कौन था? रामचंद्र देव। ठीक है, प्रथम शासक कौन था? रामचंद्र देव, क्योंकि रायपुर शहर को किसने बसाया था? रामचंद्र देव ने। तो वहीं से शासन करना कलचुरियों ने सब चालू किया था ना, रतनपुर के कलचुरी शाखा ने। तो यहाँ पर रामचंद्र देव प्रथम शासक आ जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बस्तर के छिंदक नाग वंश से संबंधित निम्नलिखित शासक थे? सोमेश्वर देव, गोपाल देव, जयसिंह देव, कन्हर देव। तो बस्तर के छिंदक नागवंश से संबंधित शासक कौन कौन थे? बताइए कौन कौन थे? तो सोमेश्वर देव तो बस्तर के छिंदक नागवंश का शासक था। जयसिंह देव भी था, कन्हर देव भी था। ये गोपाल देव नहीं था। ठीक है, गोपाल देव नहीं था। ये तीनों शासक बस्तर से संबंधित। ऑप्शन क्या आ जाएगा? 1 2 और 3। ठीक, अब सोमेश्वर देव ने कौन सी उपाधि धारण की थी? सबसे प्रसिद्ध शासक था। सबसे प्रसिद्ध शासक रायपुर क्या बोलते, बस्तर के छिंदक नागवंश का। बस्तर के छिंदक नागवंश का संस्थापक कौन? नृपति भूषण। कौन? नृपति भूषण। और क्या था? प्रसिद्ध शासक कौन? सोमेश्वर देव प्रथम। और क्या है? नृपति भूषण प्रथम शासक था। ठीक है, सोमेश्वर देव प्रथम ने सबसे प्रसिद्ध और सबसे प्रतापी शासक था। कुरुषपाल अभिलेख, कुरुषपाल अभिलेख इसको भी पूछा है। कुरुषपाल अभिलेख किससे संबंधित है? सोमेश्वर देव प्रथम से संबंधित है। और इसने राजधानी बारसूर से भोगवतीपुर स्थानांतरित की थी, ये भी याद रखना। और सोमेश्वर देव प्रथम की माता का नाम क्या था? गुंड महादेवी था। तो छिंदक नागवंश के सबसे प्रतापी शासक। ठीक है, और क्या हुआ था? इन्होंने बारसूर का सिंहासन प्राप्त करने के पश्चात दक्षिण कोसल के 6,96,000 गांवों को जीत लिया था। और इसलिए सोमेश्वर देव प्रथम का संघर्ष किससे चला था? कलचुरी शासक जाजलदेव प्रथम के साथ इनके संघर्ष हुआ था। और जाजलदेव प्रथम ने सोमेश्वर देव को पराजित कर कैद कर लिया था। लेकिन सोमेश्वर देव प्रथम की माता गुंड महादेवी के कहने पर क्या कर दिया था? उसको सोमेश्वर देव प्रथम ने छोड़ दिया था। और इसके उपाधि का अंश धारण किया था सोमेश्वर देव प्रथम, ये भी याद रखना, जगदेक भूषण, इसकी उपाधि भी धारण किया था। इतना फैक्ट याद रखना इसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
छत्तीसगढ़ की राजस्व व्यवस्था में सुधार हेतु मेजर एगन्यू ने निम्नलिखित में से किन कर्मचारियों को नियुक्त किया था? ठीक है, इसका बताओ क्वेश्चन का आंसर। इसका आंसर आएगा बरार पांडे को नियुक्त किया था, पोतदार को नियुक्त किया था और अमीन को नियुक्त। अमीन नाम का कोई पट नहीं। ये तीनों जो थे राजस्व अधिकारी थे। क्या था? राजस्व अधिकारी थे। ठीक है, तीनों जो थे राजस्व अधिकारी थे। और एगन्यू छत्तीसगढ़ का एगन्यू और किस लिए फेमस है? ठीक है, मेजर एगन्यू क्यों फेमस है? छत्तीसगढ़ का सबसे लंबे समय तक मेजर एगन्यू क्यों फेमस है? एगन्यू के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है, मेजर एगन्यू, इनका काल क्या था? 1818 से 1825, 1818 से 1825। इन्होंने रतनपुर से राजधानी स्थानांतरित किया था। कहाँ? रायपुर। कब? 1818 में। इसको पूछ चुका है कई बार। ठीक है, राजधानी परिवर्तन किया था और 27 परगनों को, विट्ठलराव दिनकर के 27 परगनों को व्यवस्थित कर 8 परगनों में विभाजित किया था। ठीक है, और एकमात्र जो अधीक्षक थे जिन्होंने अपने पद से क्या दिया था? त्यागपत्र दिया था। और इन्होंने पटेल का पद समाप्त कर दिया और गौटिया का पद चलता रहा इनके काल में। सोना खान के जमींदार रामराय का विद्रोह हुआ, धमधा के गोड़ों का विद्रोह हुआ, परलकोट विद्रोह हुआ था इनके काम में। और इनके काल में सीमांत भारती विद्रोह हुआ था। सीमांत भारती, ठीक है, सावंत भारती विद्रोह नहीं, सावंत भारती विद्रोह हुआ था। एगन्यू के निकायों का क्या काम कराया था? परगना व्यवस्था का सुधार करवाया था, सैन्य व्यवस्था में सुधार करवाया था, जल प्रबंधन व्यवस्था में सुधार करवाया था, भू राजस्व व्यवस्था में सुधार किया था। ये सब काम जो है वो एगन्यू से रिलेटेड है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 1, 2 और 4। 1, 2 और 4 ये वाला आंसर आ जाएगा, सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उस व्यक्ति को चुनिए जो पेशे से मूलतः वकील थे परंतु वे अच्छे सेवक भी थे। अच्छे सेवक नहीं, अच्छे ये लेखक है, लेखक। उन्होंने एक पुस्तक का नाम है हॉलैंड का इतिहास। इनकी एक पुस्तक का नाम हॉलैंड का इतिहास। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? हॉलैंड की स्वाधीनता का इतिहास किसने लिखा था? पंडित लोचन प्रसाद पांडे, मुकुटधर पांडे, सुंदरलाल शर्मा, ठाकुर छेदीलाल। कौन लिखा था बताओ? छेदीलाल, ठाकुर छेदीलाल ने लिखा था हॉलैंड की स्वतंत्रता का इतिहास। हॉलैंड की स्वतंत्रता का इतिहास। ठीक है, और पंडित रविशंकर शुक्ल ने क्या लिखा था? आयरलैंड का इतिहास लिखा था। इसको याद रखना भाई, सेम है ना, इसलिए बता रहा हूँ यहाँ पे। पंडित रविशंकर ने क्या लिखा था? आयरलैंड और हॉलैंड। तो हॉलैंड की ये ठाकुर छेदीलाल ने लिखा। आयरलैंड की स्वतंत्रता का इतिहास कौन लिखा था? पंडित रविशंकर शुक्ल ने लिखा था। ठीक है, तो ये आप लोग याद रखना। सुंदरलाल शर्मा ने क्या लिखा था? जेल पत्रिका। कब लिखी थी? 1922, जब वो जेल में थे। और इसमें पेज की संख्या कितनी थी? 18 पेज थे इसमें, 18 पेज जेल पत्रिका में। ये पेज को पूछ चुका है पीएससी एक बार, इसको याद रखना। अब देख लेते हैं हम लोग आजीविका से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण सवाल हम लोग देख लेते हैं। हरित क्रांति, अब देखो ये जो मैं फोकस किया हूँ वो मेनली जो है आजीविका में प्रीवियस ईयर पेपर में आया हुआ था, 12 में एक क्वेश्चन आया हुआ था उसको, और कुछ जो 17 के पेपर में आया था उसको किया हूँ। जब हम नेक्स्ट MCQ करेंगे तो फिर मैं खुद से क्वेश्चन डिज़ाइन करूँगा, डिटेल में आपको समझाऊंगा। पहले आप लोग पहला प्रीवियस ईयर तो बनाओ। हरित क्रांति मुख्य रूप से किस उत्पादन में सबसे अधिक वृद्धि करने में सफल रहा? अनाज फसल, मसाले फसल, दलहन फसल, सब्जियों का फसल। कई बार मैं बताया हूँ इसको, अनाज का फसल। ठीक है, अनाज का फसल उत्पादन करने में सबसे HYV सीड, हाई यील्ड वेराइटी सीड, जो किसका था? गेहूं का था, गेहूं का। ठीक है, HYV सीड। ठीक, तो हरित क्रांति के जनक कौन? विलियम मॉडे इनका नाम दिए थे। विलियम गॉड या विलियम मॉडे एक ही है ना? ठीक है ना, उनका PDF में दिया हुआ था, विलियम मॉडे दिया हुआ है ऑफिशियल साइट की PDF में, इसलिए मैंने विलियम मॉडे बताया था। कुछ लोगों को डाउट आया था इसमें, तो विलियम गार्ड भी आप बोल सकते हैं। उसका नाम दिया था हरित क्रांति का जो है वो विलियम गार्ड। और मैक्सिको में इसके प्रतिपादक कौन थे? हरित क्रांति को स्टार्ट करने वाले कौन थे मैक्सिको में? नॉर्मन बोरलॉग। उन्होंने ही रिसर्च करके HYV बीज का निर्माण किया था, नॉर्मन बोरलॉग। और उसको भारत में MS स्वामीनाथन ने क्या किया था? उसका भारत में लॉन्च करवाया था अपने देखरेख में, निगरानी में। ठीक है, तो यहाँ पर मसाले के लिए नहीं था, दलहन फसल नहीं था, सब्जियों का फसल के लिए नहीं था, केवल अनाज के लिए था। ठीक, तो याद रखना इसको। भारत में श्वेत क्रांति के प्रमुख शिल्पकार रहे हैं, अभी बताया हूँ, MS स्वामीनाथन, त्रिभुवन दास पटेल, वर्गीस कुरियन तो किसके थे? दुग्ध क्रांति के, मतलब श्वेत क्रांति के, श्वेत क्रांति।
ठीक है, ये ध्यान रखना, MS स्वामीनाथन इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस राज्य में निम्नलिखित को प्रमुख पशु उत्पाद के अंतर्गत शामिल किया गया है। तो पशुधन पढ़ाया था तो आपको बताया था दूध, मांस और अंडा। ठीक है, दूध, मांस और अंडा। देखो ये क्वेश्चन देखते हैं, इस राज्य में निम्नलिखित को प्रमुख पशु उत्पादन के रूप में शामिल किया गया है। दो इसका आंसर बताओ, चलो क्या क्या आएगा? दूध, मांस और अंडा, या दूध, मांस, अंडा, ऊन, या दूध, मांस, अंडा, ऊन, गोबर, दूध, मांस, अंडा, ऊन, गोबर और चमड़ा। क्या आएगा इसका आंसर? ऑप्शन ए, दूध, मांस और अंडा। इसी का प्रति व्यक्ति उपलब्धता वगैरह सब बताया था ना मैं, तो दूध, मांस और अंडा। ठीक है, ये प्रमुख पशु उत्पाद में इनको शामिल किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इसमें समझाने वाला कुछ नहीं है, इसलिए नहीं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रामीण उद्योग के अंतर्गत नहीं आता? देखो मैं आप लोग को ग्रामीण, जब अभी हम लोग ग्रामोद्योग पढ़े थे तो मैंने आपको बताया था डिटेल में कि ग्रामोद्योग के अंतर्गत क्या क्या आता है। तो मैं आपको एक PDF है मेरे पास, उसमें आपको ना पूरा मैं आपको बताऊंगा कि एक एक उद्योग के अंतर्गत क्या क्या आता है। तो ग्रामीण उद्योग के अंतर्गत क्या नहीं आता? नारियल जट्टा आधारित उद्योग, पटसन आधारित उद्योग, मधुमक्खी पालन और कृषि। तो क्या नहीं आता? तो नारियल जट्टा आधारित उद्योग, पटसन आधारित उद्योग, मधुमक्खी पालन और कृषि, ये तीनों आता है। ठीक है, ये जो नारियल जट्टा आधारित उद्योग है ये नहीं आता है। ठीक है, तो ये मैं बताया हूँ वीडियो में, आप लोग जाके देख लीजिएगा। और इसका मैं एक पूरा डिटेल एक तो शॉर्ट वीडियो बनाऊंगा 10 मिनट का लगभग, तो उसमें क्या क्या उद्योग के अंतर्गत एक एक पार्ट, जो एक एक समूह है उसके अंतर्गत क्या है 33-40 तो उद्योग आता है, वो सबको आपको एक बार में बताऊंगा और PDF को शेयर कर दूंगा, तो आप लोग को समझ में आ जाएगा। ठीक है, मैं बताऊँगा इसको। 15वां क्वेश्चन है, खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग KVIC का गठन किस वर्ष में पारित संसद के एक अधिनियम के तहत किया गया था? 1956, 1966, 1976, 1986। इसका आंसर क्या आएगा बताइए कमेंट सेक्शन में। इसको बताया था मैं, कई बार बताया हूँ इसको, इंपॉर्टेंट है करके। ठीक है, तो ये 1956 में पारित एक संशोधन के थ्रू ये अधिनियम के तहत पारित किया गया था। ये इसका राइट आंसर आ जाएगा, खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग। और इसके बारे में मैं पूरा डिटेल में पढ़ाया हूँ। ठीक है, वीडियो जाके आप लोग देखिएगा, पूरा डिटेल में पढ़ाया हूँ। ठीक, तो ये हम लोग का 15 क्वेश्चन था, जिसमें मुझे उम्मीद है आप लोगों का कम से कम 30 से 40 क्वेश्चन है वो अभी सॉल्व हो गए होंगे। अगर इसी तरीके के आपको MCQ चाहिए तो कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको क्वेश्चन कैसा लगा, क्वेश्चन का लेवल कैसा लगा, और आपको MCQ चाहिए कि नहीं, इससे हेल्प मिला कि नहीं। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।